आफ्टरनून। यह आज का सब्जेक्ट है ईएलडी। उसका ईएलडी का प्रिंसिपल, उसके यूज, एसपीडी का क्या कैसे वर्किंग करती है और उसका यूज, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको ईएलडी के बारे में बताते हैं। पहले ईएलडी है, पर उसके बाद दूसरा एसपीडी है। दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे इसके बाद। इसमें ईएलडी में हमें चेक क्या करना है और कैसे चेक करना है, ये बताना है हमको। और दूसरा, ये कौन से कैसे प्रिंसिपल पे काम करती है, ये बताना है कि आखिरकार ईएलडी चलती कैसे है। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि ईएलडी चलती कैसे है। तो अपने यहाँ रेलवे के सिस्टम में लगभग हर स्टेशन पे, हर हर जो भी हमारे पास इधर पे इतने लोग जो हैं इस समय, सबको पता होगा कि ईएलडी सब जगह लगी है, सबने देखी है, सब लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना जो लीकेज करंट है उसके ऊपर प्रिंसिपल पे काम करती है कि लीकेज करंट क्या हो रहा है। तो जैसे कोई हमने एक वोल्टेज लिया, 24 वोल्ट सप्लाई लिया, तो 24 वोल्ट सप्लाई को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम एक रेजिस्टेंस के साथ में अर्थ करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें और उससे अर्थ कर देंगे। तो जब उसके बीच में कुछ लीकेज करंट बहेगा, तो वो लीकेज करंट कितना बहता है, उस वो हमारा जो नॉब रहता है उससे वो हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितना करंट इसमें हमें, कितने मेगा ओम पे हमको कितने सेट करना है, कितने किलो ओम पे सेट करना है ईएलडी। तो उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो ईएलडी हमारा ये बताने लगता है कि यह इस समय इसमें लीकेज करंट कितना बह रहा है। वो लीकेज करंट बताता है, हम उसको लीकेज रेजिस्टेंस के ऑर्डर में पढ़ते हैं। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो रहता है, वो जो कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन और अर्थ के बीच में जो दूरी है, दूरी के और उसमें अर्थ से जो उसका टच हो रहा है, उसके बीच में कितना कंडक्टिव वो आ रहा है, उसको हम अर्थ रेजिस्टेंस, जो उसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब हमें निकालना है इसका लीकेज रेजिस्टेंस। तो लीकेज रेजिस्टेंस निकालने के इन सब के फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब हो रहा है अभी कि ईएलडी किस चीज पे काम करती है और इसका आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है। आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर आरडीएसओ एसपीएन 256, ये जो लिखा हुआ है 256 2002, ये लिखा हुआ है, इसका आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन है। और उसके बाद ये ऑनलाइन ईएलडी जो रहती है वो हमको ऑनलाइन लीकेज रेजिस्टेंस बताती है। बस बार में हम ऑनलाइन जोड़ते हैं, ये ऑफलाइन नहीं है। मतलब हमें कोई सर्किट काटना नहीं पड़ता है, बिना सर्किट काटे ये एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों को ऑनलाइन हमारा लीकेज रेजिस्टेंस के थ्रू हमको ये बताती है कि इसमें इंसुलेशन कितना वीक हो रहा है। तो इसका जो मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ये लिखा हुआ है, मेजरमेंट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सुपर इम्पोजिशन ऑफ द डीसी मेजरिंग वोल्टेज। अब हमने जो उसी पे हमने एक डीसी मेजरिंग वोल्टेज दिया है अर्थ के साथ में, उसको हम चेक कर रहे हैं। अर्थ के साथ में दोनों तरफ लीकेज रेजिस्टेंस वैल्यू ड्रॉप्स बिलो रेफरेंस वैल्यू, जो हमने रेफरेंस सेट किया है उससे अगर कम वैल्यू आती है उस जगह पे वोल्टेज की, तो उसको हम फॉल्ट, उसको बताते, वो फॉल्ट बताने लगता है कि ये फॉल्ट है। और कितना उसमें से करंट बह रहा है, वो उसके हिसाब से वो इसमें हमको लीकेज बताता है कि ईएलडी में इतने किलो ओम पे आ गई है। लोग बाग जो बोलते हैं ना हम लोग के इतने किलो ओम पे आ गई है, वो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको इससे पता चल रहा है, ये ऑडियो और विजुअल दोनों तरह का होता है। और इसमें एक काउंटर भी लगा है पीछे, डाटा लॉगर से इसकी सप्लाई, डाटा लॉगर में इसको जोड़ा हुआ भी है। तो ये इसका एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें 1 मेगा ओम से लेकर 2 किलो ओम तक का रेफरेंस सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक ऑफलाइन टेस्ट करने के लिए भी इसमें फीचर है
वो इंसुलेशन टेस्टर का काम करता है, वो भी हम बताएंगे इसमें। अभी इसमें ये इस प्रकार से चैनल दिए हुए हैं। ये जो डायग्राम सामने दिख रहा होगा आपको, वो डायग्राम में 110 वोल्ट एसी या डीसी जो भी सप्लाई हम दे रहे हैं उसको, एक 100 मिली एम्पियर का फ्यूज इसके बीच में लगे हुए रहते हैं पीछे, और वहां से ये दो अर्थ लगे रहते हैं E1 E2। ये हमारे ऑपरेटिंग सप्लाई जा रही है इसको, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सप्लाई जाती है, और ये 4 चैनल लगे हुए हैं, चैनल 1 2 3 4। इन चारों चैनल को यहाँ से ऑपरेट करते हैं। और इसमें ये एक मीटर लगा रहता है, इसका भी हम अभी सर्किट दिखाते हैं। अब ये वाला एक सर्किट देखिए, अर्थ फॉल्ट कैसे डिटेक्ट कर रही है। द ELD कैन डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट इन द केबल बिफोर द फॉल्ट रिजल्ट्स इन द फेल्यूर। अब हमारा फेल्यूर कब होता है, कभी भी कोई भी सर्किट में हमारा फेल्यूर तब होगा जब हमारी लीकेज करंट एक कोई भी रिले जो रिले उससे पिकअप हो रही है, जिस सर्किट से जो रिले पिकअप हो रही है, उस रिले के पिकअप करंट से बराबर या उसके से ऊपर हो जाएगी, तब हमारा वो ट्रैक सर्किट या पॉइंट का या जो भी उसमें लगा हुआ है, कोई KLCR लगे हुए हैं या जो कुछ लाइन रिले लगी हुई है, वो उनका फॉल्ट हो सकता है। वो तभी होगा जब उस रिले के जो उसकी करंट है, पिकअप करंट, जैसे हर उसके रिले की एक करंट रहती है, जैसे ये TPR रिले दिखाया है इसमें, तो TPR रिले हमारा लगभग 120 130 110 मिली एम्पियर पे हमारा ये TPR ऑपरेट होता है। तो अगर 110 मिली एम्पियर करंट इसमें से बह जाएगी, तो ये इसके पहले से बह जाएगी, तो ये ट्रैक हमारा इसका फॉल्ट हो सकता है ELD का। इसमें अभी सभी लोग आ गए नहीं? 15 लोग हैं, इतने ही लोग रहते हैं रोज डेली? नरेश, नरेश मीना नहीं सर, बढ़ भी जाते सर। बढ़ जाते? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर ये 17 18 के आसपास, 18 के आसपास। अच्छा अच्छा, नहीं तो जो 12 लोग जो ट्रेनिंग पे रहते हैं वो तो है ना पूरे लोग, जिनका नाम लिस्ट में लिखा है वो तो पूरे है ना इसमें? कि उनमें से भी कुछ लोग गोल हैं इसमें भी, कुछ लोग कम दिख रहे हैं अभी ये अटेंडेंस कर लीजिए सर, पता चल कुछ जाएगा। लोग। चलिए ठीक है, जितने लोग हैं कोई बात नहीं, जो आ जाएंगे बाद में भी देख सकते हो उसमें, कोई बाद में कंफ्यूजन हो तो बता। तो इसमें TPR का जो एक सर्किट दिखाया गया है कि 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से जा रही है, और यहाँ किसी भी जगह एक जगह पर ये कंडक्टर इस जगह पे कोई अर्थ हो गया है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी कंडक्टर अगर अर्थ हो गया है, तो ये TPR रिले पिकअप नहीं होगी। ऐसा इन्होंने इसका एक ये सर्किट बनाया हुआ है, TPR रिले पिकअप नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा कि करंट, अगर इसका करंट जैसे यहाँ से जो सप्लाई जा रही है, फीड हो रही है, और यहाँ पर ये 100 मिली एम्पियर पे पिकअप हो रहा है, TPR हमारा 100 मिली एम्पियर पे लगभग पिकअप हो रहा है, 120 मिली एम्पियर पिकअप हो रहा है, और यहाँ पे हमारा अगर 10 मिली एम्पियर ड्रॉपेज है, तो हमारा ELD में फॉल्ट आता रहता है। हम जो बोलते हैं ना कि जैसे हमारा ELD फॉल्ट आ रहा है, फिर हमारा सर्किट चल कैसे रहा है? वो चल ऐसे रहा है कि हमने यहाँ पे जो करंट उसका है, सर्किट में जो करंट है, उस सर्किट में करंट जा रहा है वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर तक का लीकेज है। जिस दिन इसमें यहाँ पर लीकेज 100 मिली एम्पियर के आसपास हो जाएगा, तो ये जैसे ही ये इधर पे जाएगा, यहाँ से मान लो यहाँ से ये ऊपर वाले से पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ से जाते हुए और वापस यहाँ पे मान लो ये अर्थ, ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव अर्थ है, तो नेगेटिव यहाँ अर्थ हो जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पर जाएगा ही नहीं। TPR को यहीं से नेगेटिव से ही अर्थ चला जाएगा, और नेगेटिव यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तो इसमें फॉल्ट की संभावना है। और हमारा मेजर फॉल्ट तब होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, जैसे अभी इस सर्किट में जो दिखाया है, इसमें एक TPR का सर्किट है,
टीपीआर के सर्किट में पॉजिटिव में फॉल्ट है और दूसरे किसी टीपीआर में नेगेटिव में फॉल्ट है, या फिर हमारी 24 वोल्ट की बस बार में नेगेटिव में फॉल्ट है, तो एक तरफ यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से चलती है और ये टीपीआर के थ्रू यहाँ से जाएगी और यहाँ से नेगेटिव में से होते हुए ये अर्थ हो गई और यहाँ नेगेटिव से यहाँ डायरेक्ट वापस नहीं जा रही है, लेकिन ये अर्थ होकर दूसरे में नेगेटिव अर्थ है क्योंकि, तो नेगेटिव से अर्थ होकर ये सर्किट को कंप्लीट कर सकती है। ये यहाँ पर जैसे अभी तो ये टीआर का फ्रंट कॉन्टेक्ट के बाद दिखाया है इसको, अगर ये टीआर के फ्रंट कॉन्टेक्ट के पहले ही अगर अर्थ हो गया सप्लाई, टीआर के फ्रंट कॉन्टेक्ट के पहले ही अगर अर्थ हो गया तो हमारा ये टीआर का एक मतलब कोई कॉन्टेक्ट उसमें आएगा नहीं और एक अनसेफ कंडीशन इसमें क्रिएट हो सकती है। अगर मान लो एक टीआर बाईपास हो गया, दूसरा टीआर का ये कॉन्टेक्ट सर्किट में आया ही नहीं और डायरेक्ट नेगेटिव वहां से मिल गई उसको, तब उस समय ये अनसेफ कंडीशन बन रही है। ये देखिए, ये दिखाया है इसमें दूसरे में दो अर्थ कंडीशन बनती है ना, ये इस प्रकार से एक नेगेटिव में फॉल्ट हो गया, एक पॉजिटिव में फॉल्ट हो गया, तब हमारा फेलियर हो जाएगा। लेकिन जो ईएलडी जो हमारा है वो एक ही, कोई भी एक लिंब में पॉजिटिव या नेगेटिव लिंब में कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट होने पर उसको बता देगा। जैसे ये इसमें दिखाया है, ये पॉजिटिव से गया, ये हमने अर्थ किया हुआ है पॉजिटिव के बाद, इधर ईएलडी में एक अर्थ दिया हुआ है और अर्थ जो जा रहा है वो इसके अर्थ के थ्रू यहाँ से एक पाथ बना लेगा और ये पाथ बना के ईएलडी में एक करंट फ्लो हो जाएगी। जो ईएलडी में करंट फ्लो होगी तो वहां पर वो एक अर्थ फॉल्ट वहां पे दिखाई दे जाएगा। सिंगल अर्थ फॉल्ट दिखा रहा है, सिंगल अर्थ फॉल्ट कैसे होगा। अब हमारा ईएलडी के बारे में इसमें जो वो दिया हुआ है कि ईएलडी हमारे अगर यार्ड में लगे हुए हैं तो कितनी दूर तक के लिए हमको क्या रेजिस्टेंस सेट करना है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे अपन 1 मेगा ओम पे लगभग सब कुछ सेट करके रखते हैं सेफ साइड को, लेकिन ईएलडी के लिए एक इंसुलेशन का चार्ट बनाया हुआ है कि कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस तक हमको अलाउड है और कौन से यार्ड में अलाउड है। ये इसमें हमने एक चार्ट एक यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई है, 12 कोर की केबल बस बार, इसकी लंबाई 925 मीटर है और 10 नंबर ट्रैक सर्किट इससे जुड़े हुए हैं। एवरेज डिस्टेंस इसकी 500 मीटर है। ये 3 लाइन स्टेशन का एक कैलकुलेशन किया हुआ है, 3 लाइन स्टेशन दिख रहा होगा, तो 3 लाइन स्टेशन में हम 24 वोल्ट एक्सटर्नल को 470 किलो ओम पे सेट कर सकते हैं। 60 वोल्ट एक्सटर्नल है, उसको भी इसमें दिया है, 4 पॉइंट उसमें जुड़े होंगे, 470 मीटर लगभग उसकी लंबाई रहती है। 8 कंडक्टर उनके यूज हो रहे हैं पॉइंट डिटेक्शन में और इस प्रकार से 660 किलो ओम पे इसको हम सेट कर सकते हैं। वो सेट कैसे करेंगे वो भी इसमें एक वो कैलकुलेशन दिया हुआ है। ये सेट करने का कैलकुलेशन दिया हुआ है इसमें कि एक इसको 500 मीटर केबल जो है पेयर का रेजिस्टेंस जो है वो 10 मेगा ओम मिलता है। ये इसको एज्यूम किया गया है, पहले से हमारा टेस्टेड है, ये हमने इसको रखा है कि 500 मीटर केबल अगर हम यूज कर रहे हैं कहीं पर, 500 मीटर केबल पेयर मतलब 500 मीटर आना और 500 मीटर जाना, तो अब हमारा उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम है। तो हमने 1 मीटर केबल पेयर के लिए कितना आएगा, इतना 5000 मेगा ओम रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब उसके हिसाब से अब हम इसमें वापस जा रहे हैं, 4 लाइन स्टेशन पे चलते हैं। 4 लाइन स्टेशन में अगर हमने यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ऑफ टीपीआर देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 550 मीटर। 550 मीटर जब एवरेज डिस्टेंस लिखा है और वहां पर यहाँ दिया हुआ था इसका 5000 मेगा ओम 1 मीटर के लिए, तो अब ये जब 550 मीटर हो जाएगा तो लगभग 400 के नीचे इसका रेजिस्टेंस आएगा। कहाँ गया, 4 लाइन स्टेशन 400 के नीचे आ जाएगा। ये 360 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस आया कैलकुलेशन से, तो 360 किलो ओम पे हम इसको चेक कर रख सकते हैं। लेकिन इतने के नीचे अगर आ रहा है तो अब ये वैल्यू हमारे लिए खतरनाक मानी गई है कि इसके बाद हमको अब देखना है और इसीलिए हमारे डिवीजन में प्रैक्टिस है 500 किलो ओम के नीचे किसी भी सर्किट को नहीं रखा गया है।
जहां 110 वोल्ट एसी वगैरह की बात आती है तो उसमें बहुत कम केबल के कंडक्टर यूज हो रहे हैं, तो वहां पे हमने सबको 1 मेगा ओम पे रखा हुआ है। और अ, जो बड़े यार्ड हैं, जैसे झांसी यार्ड है या ग्वालियर यार्ड है, इन यार्डों में हमको केबल जो है बहुत ज्यादा केबलें जाती हैं। जो इसमें जैसे एवरेज लिखा हुआ है, ये देखिए आप 6 लाइन का स्टेशन तक का इनका एक वो दिया हुआ है। अब 6 लाइन के स्टेशन में इन्होंने सिर्फ 600 मीटर केबल का एजम्पशन किया है कि 600 मीटर केबल है, जबकि वहां पर लगभग 2-2 किलोमीटर के केबलें पड़ी हुई हैं। तो वहां पे हमारे साथ ये समस्या आती है। तो भी हम उसको वैल्यू को इतना बढ़िया बना के रखे हुए हैं हर जगह लगभग कि 500 किलो ओम के नीचे हमको कोई समस्या इसमें नहीं आ रही है। हम 500 किलो ओम से नीचे करते हैं तो इसको हम तुरंत इसको अटेंड कर लेते हैं। अब ये इसके कैलकुलेशन है, इसके कैलकुलेशन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि ये वही जो हम अभी कैलकुलेशन बता रहे हैं वो आरआरआई के लिए 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई जो दिया है, 12 कोर केबल है, मतलब 6 पेयर यूज हो रहे हैं और 12 कोर केबल के 6 पेयर रिंग सप्लाई में यूज हो रहे हैं और 38 ट्रैक सर्किट आ रहे हैं। टोटल हमारी यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ बस बार पेयर एंड केबल पेयर ऑफ डीपीआर आ रहा है 44,600 मीटर। 44,600 मीटर आ रहा है। अब 44,600 मीटर को हमने R1/R2 बराबर L2/L1 से निकाल रहे हैं, तो हमारा जो R1 निकलेगा वो 5,000/44,600 करके, तब ये लगभग 110 किलो ओम वैल्यू आती है। मेगा ओम में आ रही है। मेगा ओम को जब किलो ओम में बनाएंगे, ओम में बनाएंगे तो ये आएगा, किलो ओम में बनाएंगे तो 112 किलो ओम आ रहा है। तो हम उसको 110 किलो ओम पे भी वहां पर रख सकते हैं वैल्यू को। जैसे आरडीएसओ ने ईएलडी जब सप्लाई के लिए बोला है तो उसमें सभी ईएलडी बिल्कुल मिनिमम पे 2K पे सेट रहती हैं, 2 किलो ओम पे सेट रहती हैं। उनको जब भी हम ईएलडी नहीं लगाते हैं तो हमको उसको निकाल के और एडजस्ट करना पड़ता है। सबको 300 किलो ओम 500 किलो ओम पे सेट करना पड़ता है। बड़े यार्डों में जो जैसा इसमें लिखा हुआ है 110 किलो ओम, या जैसे अभी ये 60 वोल्ट एक्सटर्नल का है, अभी ये इसका कैलकुलेशन निकाला है इन्होंने पूरा 3 लाइन स्टेशन के लिए 60 वोल्ट का, तो 660 किलो ओम निकल रहा है। तो हमको यहाँ 3 लाइन स्टेशन पे तो चल जा रहा है, 4 लाइन पे 390 किलो ओम है हम, जबकि 500 किलो ओम पे अपना स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं। और 500 किलो ओम के ऊपर हर हालत में ले आते हैं। और यहाँ पर 6 लाइन के स्टेशन में 100 किलो ओम पे इन्होंने दिया है, हम अपना 500 किलो ओम पे स्टैंडर्ड सेट करके चला रहे हैं कि हम 500 किलो ओम से नीचे जैसी वैल्यू होती है तो हम इसको तुरंत अटेंड करते हैं कि वैल्यू कहाँ कम हो रही है। ये ये एक्चुअल में बरसात के समय पे ज़्यादा दिक्कत आती है बड़े यार्डों में। वहाँ लगभग सब जो 0-0 दिखाते हैं वो एक्चुअल में जीरो वैल्यू नहीं है। आप उसको किलो ओम में देखें तो किलो ओम में उसकी एक वैल्यू आती है। ये इसका पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। अब ये इस प्रकार की ये अनुविद्युत की ईएलडी लगी हुई है। ऐसा उसमें चैनल लगे हुए हैं, ये दिखाया इसमें चैनल 1 2 3 4, और उसके बाद ये यहाँ पर उसका मेन यूनिट लगा रहता है, मेन मॉड्यूल बोलते हैं उसको, इनको चैनल बोलते हैं। ये चैनल लगे हुए हैं, चैनल मॉड्यूल है। और उसके बाद यहाँ पर एक चैनल सेलेक्टर लगा हुआ है। चैनल सेलेक्टर, ये अनुविद्युत की ईएलडी दिखाई इन्होंने अभी इसमें। अनुविद्युत की ईएलडी में ये जो चैनल सेलेक्टर लगा हुआ है इसमें 1 2 3 4 करके दिखाते हैं, और 1 2 3 4 करके उसके बाद नेक्स्ट वाला एक रहता है कि जो वो ये मीटर यही काम करेगा, दूसरे वाले के लिए काम करने लगता है वो जब नेक्स्ट पे करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इसमें स्विच में एक और ऑप्शन है, वो है ये दिखा रहा है, ये इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट पे जब हम जो करते हैं 4 के बाद इंसुलेशन टेस्ट पे ले जाते हैं, तो इंसुलेशन टेस्ट पे हमारा ये यूज होता है। ये इससे हम मेगर का यूज करते हैं। मेगर का यूज कैसे करते हैं ये पहले भी हम बता चुके हैं एक आध बार मीटिंग में। इसको यहाँ पर हम अर्थ लगाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दोनों कंडक्टर लगा देंगे, जो भी जिसको लिंक को खोला है हमने, मतलब एक पेयर लगा देंगे। उसको डायरेक्ट एक पेयर को हम डायरेक्ट अर्थ के साथ मेकर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एक अर्थ में लगाया हुआ है और ये दूसरा वाला हम लाइन में लगाएंगे और एक एक कंडक्टर पर टच कराते हुए चले जाएंगे, और उससे जैसे मेगर करते हैं ना, दो से कर लेते हैं मेगर। एक लाल में लगाएंगे, एक हरे में। ये दिख रहा है ना सबको फोटो?
दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये इधर से अगर आपको पूरा पेयर चेक करना है तो दोनों पेयर को इसमें लगा लें और इसको अर्थ ये हरे वाले से डायरेक्ट एक वायर अर्थ में लगा दें क्रोकोडाइल के साथ। ये इसके साथ वायर आते हैं 3, तो वो लगा दें और ये दोनों को एक पेयर में लगा दें, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। लेकिन लिंक खोलने के बाद ये ऑफलाइन टेस्टिंग के लिए जैसे हम मेगर से टेस्ट करते हैं वो वाला। उस समय इसमें मीटर जो लगा हुआ है इसका अर्थ लीकेज डिटेक्टर का, एक मीटर जो दिखाई दे रहा है सामने, उसमें मीटर में 2 रीडिंग है, एक ब्लैक कलर की रीडिंग दिखाई दे रही है और एक रेड कलर की रीडिंग दिखाई दे रही है। जो ब्लैक कलर की रीडिंग है वो हम डेली भरते हैं, एक रजिस्टर बनाया हुआ है स्टेशनों पे, उसमें एक लीकेज रेजिस्टेंस जो रहता है वो ऊपर की रीडिंग भरना है, ना कि नीचे की। और नीचे वाली जो रीडिंग है, लाल वाली जो रीडिंग दिखाई दे रही है, ये अभी 50 मेगा ओम पे दिखाई दे रहे जैसे दिख रहा है उसमें 50 मेगा ओम। जब हम इसमें एक हरा वायर यहाँ पे लगाएंगे, इंसुलेशन टेस्ट पे इसको नॉब को करेंगे, नॉब को इंसुलेशन टेस्ट पे करेंगे। जो नॉब दिखाई दे रही है ये वाली, ये नॉब को हम इंसुलेशन टेस्ट पे करेंगे और यहाँ पर हरे वाली लीड से हमने एक अर्थ में लगाया और एक लाल वाली लीड से जैसे ही हम उसको अर्थ में टच करेंगे तो ये 0 दिखाएगा। यहाँ पर लाल वाली में, लाल वाली निडल मतलब लाल वाली रीडिंग पढ़ेंगे हम तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो यही लाल वाला जो कंडक्टर हम हाथ में पकड़े हुए रहेंगे, उससे हम सारे कंडक्टर 12 कोर की केबल के या 6 कोर केबल के जो भी करना है उनको हम मेगर करके वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमारे मेगर का काम करेगा। अब उस समय जब हम इसको मेगर कर रहे हैं तो मेगर करने के समय यदि कोई फॉल्ट बताता है उसमें, अगर कोई फॉल्ट बताता है तो यहां पर एक ये दिखाई दे रहा है लीकेज बिलो सेट वैल्यू, लीकेज बिलो सेट वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ये दोनों के लिए काम कर रहा है इंडिकेशन के लिए। जैसे ही हमने अगर अर्थ के साथ में टच किया इसको तो अभी ये आ रहा है, जब हम 1 2 3 4 चैनल पर रखते हैं तो अभी एक इंडिकेशन आता है। तो ये इसमें एक इंडिकेशन दिया हुआ है। यहां से जब लाल वाली लीड से हम मेगर करते हैं तो इसमें ये अगर वो अर्थ होगा कंडक्टर तो यहाँ पर एक इंडिकेशन आएगा लाल और ये 0 तरफ को जाएगा, ये इधर लाल वाले रीडिंग में 0 पे जाएगा। अच्छा, और उसके बाद इसमें एक नॉब के आगे उसमें और है नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट पे करने के बाद क्या होगा, अभी ये जो 4 चैनल है इसके अलावा अब इसकी नेक्स्ट में ये वाला निडल जहां पर ये नॉब जहां पर होगा उस वाले का रीडिंग बताएगा। अभी अगर पहले पे है तो पहले का रीडिंग मतलब ये 1 2 3 4, उसके बाद ये 5वां, अब ये 5वें चैनल की रीडिंग ये वाला मीटर बताएगा 5वें चैनल की। फिर हम उसके बाद वो उधर नेक्स्ट पे करके रखा हुआ है और इसको हम घुमाएंगे आगे 1 2 3 4। अब चारों करने के बाद जब नेक्स्ट पे करेंगे तब हमारा आगे आएगा। अब इस वाले में आ गए, इसमें से भी चारों सेम उसी प्रकार से हम देख सकते हैं। इसका रेफरेंस वैल्यू सेट करने के लिए ये इसमें एक ये दिया हुआ है स्विच, यहाँ पर एक गोल रियोस्टर करके बोलते हैं, रियोस्टर होता है अंदर, सेट रेफरेंस लिखा है जहां पर, वहां इसको एक बार सिर्फ ऑन करना है, बस घुमाना नहीं है ज्यादा, सिर्फ ऑफ रहता है। ऑफ से एक बार आवाज आएगी, उसमें खट की आवाज आएगी, ऑन हो जाएगा ये। अब ऑन होने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे ये चैनल पे, तो जब ये ऑन हो गया और इसको हमने रख दिया चैनल 1 पे, हम चैनल 1 कर रहे हैं मान लीजिए, तो इसको चैनल 1 पे कर दिया और इसको ऑन कर दिया है हमने, सेट रेफरेंस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है चैनल में, हर चैनल में एक सेट रेफरेंस पोर्ट दिया हुआ है, रियोस्टेट इसको बोलते हैं पोर्ट जो है। वहां से हम इसको धीमे धीमे घुमाएंगे। इसमें लिखा हुआ है जिस तरफ को उल्टे तरफ इस तरफ को घुमाएंगे तो 2 के तरफ सेट होगा, उस तरफ घुमाएंगे तो 1 की तरफ 1 मेगा ओम की तरफ सेट होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 मेगा ओम पर सेट करने के लिए दिया हुआ है। और 1 मेगा ओम पे जब सेट करेंगे तो ये हमको सेट ऐसे करना है कि जैसे हम घुमाते चले जा रहे हैं, हमने देखा कि इसको हमने 1 मेगा ओम पे सेट करना है, हमने यहां से पहले ये वाले निडल से ये वाले नॉब से सिर्फ उसको 1 मेगा ओम पे रख लिया पहले इसको। अब इसको धीमे धीमे घुमाएंगे, जैसे ही वो बजर बनने लगे और इंडिकेशन आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये 1 मेगा ओम पे सेट हो गया। थोड़ा सा पीछे करेंगे फिर और उसको रीसेट कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर वापस करेंगे वहां पे लाल, तो वो फिर लाल होके और बजर देने लगेगा। इसका मतलब हमारा 1 मेगा ओम पे ये सेट हो गया है। अब हम उसके बाद
इसको चैनल 2 करेंगे और उसको भी अगर हमने 1 मेगा ओम पे या 500 पे सेट करना है तो इसको नॉब को थोड़ा सा घुमा के 500 पे कर देंगे। अगर मान लो हमें 500 पे सेट करना है तो हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, 500 पे किया। अब इसको हमने फिर से ये वाले पोर्ट को पकड़ा, इस पोर्ट से हमने फिर से धीमे से उसको घुमाते हुए 1 मेगा ओम तरफ को ले जाएंगे, 2K से 1 मेगा ओम तरफ ले जाएंगे। और जैसे ही इसमें इंडिकेशन आ जाता है, ये सेट रेफरेंस का एक इंडिकेशन पहले से आ रहा है, और जैसे ही इसमें फॉल्ट का इंडिकेशन आ जाए, ये वाला, ये फॉल्ट का इंडिकेशन है, ये नॉर्मल इंडिकेशन जाके फॉल्ट का इंडिकेशन आ जाए तो वहां पर जस्ट उसी जगह पे इसको हम छोड़ देंगे पोर्ट को, फिर एक बार रीसेट करके देखेंगे। अगर वो रीसेट हो रहा है थोड़ा सा वापस करेंगे और ये हमारा सेट हो गया 500 किलो ओम पे। ऐसे करके हमेशा रेफरेंस सेट करना है। इसमें रेफरेंस सेट करने में कोई ज्यादा कठिन काम नहीं रहता है, लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे रेफरेंस सेट करना है, और ये बार बार कभी भी रेफरेंस सेट नहीं करना चाहिए। एक बार जो शुरुआत में किसी ने अगर एसआई ने कर दिया है तो जब तक बोला ना जाए तब तक उसका रेफरेंस को छेड़ना नहीं चाहिए। जो रेफरेंस एक बार बना दिया गया, शुरुआत में सेट कर दिया गया, उसके बाद उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और उसके सबके रेफरेंस ऊपर, जैसे रजिस्टर है ना, उसमें ऊपर रेफरेंस लिख भी देना चाहिए हमको कि हमारा ये वाला चैनल इतने रेफरेंस पे सेट है, हमने किसको 500 पे किया है, किसको 1K पे 1 मेगा ओम पे सेट किया है, उसको लिख देना चाहिए। अब यही बता दिया है जो उसको डिटेल में बता रहा है पूरा। ये दूसरी कंपनी की ईएलडी है, लेकिन वर्किंग बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पर एक अंतर इतना है सिर्फ कि ये जो इसमें चैनल 1 2 3 4 और इंसुलेशन टेस्ट लिखा है, और इस वाले में चैनल 1 2 3 4 इंसुलेशन टेस्ट और उसके बाद नेक्स्ट। मतलब यही मीटर अनुविद्युत वाला जितने भी चैनल लगाएंगे उन सब के लिए यूज कर रहा है। ये जैसे मान लो इसमें 3 बॉक्स लगा दिए, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, तो तीनों यूनिट के लिए एक ही मीटर यूज हो रहा है। इसका एक ही मेन यूनिट इसकी एक ही है। जबकि दूसरी कंपनी की ईएलडी जो हमारे पास आ रही है, एक जेएमबी कंपनी की आई है, या फिर एक अर्बन कंपनी की ईएलडी आई है, ऐसी जो दूसरी ईएलडी आ रही है, उन ईएलडी में सभी का जो मेन यूनिट है वो सब सेपरेट है, सबका मीटर अलग अलग सेपरेट है। इनमें इधर पे डिजिटल रिलायंस की भी आती है, उसमें यहाँ पर डिजिटल में इंडिकेशन भी आता है, जैसे ये रिलायंस की है शायद, उसमें यहाँ पर डिजिटल में इंडिकेशन आता है। अब इसमें और किसी की अर्बन की दिया नहीं है, सेम है अर्बन की। ये भी उसी की ईएलडी है, अनुविद्युत की ईएलडी के बारे में दिया है सब पूरा डिटेल। ये इसके पीछे का इसमें दूसरी वाली, ये जो हमने अभी शेयर किया है, इसमें पीछे का भी डायग्राम दिखाया गया कि पीछे किस प्रकार से रहता है। इधर पे हमको सप्लाई यहाँ पर लिखा रहता है, ये मेन स्ट्रिप है, और ये चारों चैनल के लिए अलग अलग है, और इसमें यहाँ पर हमने इसको सप्लाई देना है। ये E1 E2 और P, और उसके बाद N110 और सॉरी NO और NC, ये 3 इसमें ये कॉन्टेक्ट बने रहते हैं। NO NC से डाटा लॉगर में देने के लिए हमने जैसे एक P पे दिया और एक NO से निकाला, फिर इसके P पे दे दिया उसी को, फिर यहाँ से NO से निकाला, फिर इसके P पे दिया, इसके NO से निकाला, तो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। अगर सीरीज में नहीं करना है, सबका अलग अलग ले जाना है, सबको अलग अलग से एक NO कॉन्टेक्ट बाहर ले जाएंगे सबका। अभी जनरली हम ये लोग कर रहे हैं कि NO एक कॉन्टेक्ट बाहर ले जा रहे हैं, इससे हमको एक ईएलडी का पता चल रहा है कि कौन सी ईएलडी का फॉल्ट आ रहा है। तो इसमें व्यवस्था दोनों के लिए है कि आप सीरीज में एक पूरा सिस्टम को देख सकते हैं या फिर अलग अलग चैनल को भी देख सकते हैं, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। इसमें 110 वोल्ट एसी और 230 वोल्ट एसी दोनों सप्लाई देने की व्यवस्था रहती है, लेकिन हम जनरली सप्लाई देते हैं 110 वोल्ट एसी।
हम 230 वोल्ट सप्लाई एसी नहीं देते हैं इसमें, और 110 वोल्ट एसी पे ही इसको हम यूज कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूज जो सर्किट में दिखाए थे उधर पे, ये इधर दिख रहे हैं, विजुअल है, ये फ्यूज दिख रहा है। ये फ्यूज दिख रहे होंगे, ये जो अंदर तरफ को 100 मिली एम्पियर के फ्यूज लगे हुए हैं, दो दो फेज और न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लगे हुए हैं, एक एक फ्यूज लगे हुए हैं दोनों में। ये इसका पीछे का डायग्राम है। इस ये इन्हीं इन्हीं ये जो चैनल लगे हैं इसके जस्ट पीछे का डायग्राम है। उसी को इसमें दूसरे तरीके से दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, ब्लैक रीड्स लीकेज रेजिस्टेंस और रेड स्केल रीड्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन मतलब हम जो मेजरिंग करते हैं, ये नीचे वाले से हम मेजरिंग टेस्ट करेंगे और ऊपर वाले से इसका लीकेज रेजिस्टेंस जो डेली जो रीडिंग लिखते हैं वो रीडिंग के लिए हो गया। ये इसमें मेन मेन वाला है। ये इसमें 110 सप्लाई, 0 110 पे लगाने के लिए व्यवस्था है, एक ग्राउंड है, और ये म्यूट और बजर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये इसी प्रकार से ये दिया हुआ है, इसमें BX और NX दिया है। मतलब यहाँ BX NX का मतलब ये हो गया कि सिर्फ AC नहीं है, इसमें अगर DC सप्लाई भी है तो हम DC देंगे, जो भी सप्लाई हमारी। अगर 24 वोल्ट सप्लाई है तो B24 N24। उसके नीचे दो दो अलग अलग अर्थ जोड़ते हैं, E1 और E2, दो सेपरेट अर्थ होते हैं, अनुविद्युत की ELD में है ये सब। और एक यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, चैनल ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, एक इंडिकेशन आता है इसका एक पीछे। तो ये इस प्रकार का ये रहता है। और जबकि एसी का अर्बन कंपनी का जो दूसरा आ रहा है ELD, उसमें उसमें और इसमें एक अंतर ये है कि ये E1 और E2 अलग अलग नहीं है। उसमें उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है दो अलग अलग अर्थ देने की, एक ही अर्थ में हमारा काम चल रहा है। अब ये इसमें देखिए, ये केबल इंसुलेशन टेस्ट के बारे में जो अभी हमने बताया था, उसी का इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि कनेक्ट अर्थ लीड टू अर्थ टर्मिनल, कनेक्ट मेजरिंग लीड्स टू टेस्ट, कीप चैनल सेलेक्टर स्विच इन इंसुलेशन टेस्ट पोजिशन, टच रेड LED to green LED, green lead, meter needle will move fully towards right side, and green LED bus bar energize। उसके बाद एनर्जाइज मतलब ग्लो मोमेंटली, एंड रेड LED स्टार्ट ग्लोइंग। यहाँ पर ये वाली रेड LED जो है ये जलने लगेगी। ये नाउ कनेक्ट अर्थ लीड प्रोब टू केबल शीथ of earth, touch measuring lead probe to outgoing pair on CT rack whose insulation to be tested। तो ये इस प्रकार ये तीनों लीड उन्होंने यूज किया है। हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि एक पेयर को हमें अगर चेक करना है तो हम एक अर्थ को लगा लेते हैं, तो उसको अर्थ को हमने आर्मर के साथ लगा दिया, और दूसरा सिर्फ एक ही लीड यूज करेंगे, ये नीचे वाली लाल वाली में से एक ही लीड यूज करते हैं, और उनसे दोनों मतलब पेयर के दोनों कंडक्टर को हम एक साथ एक एक करके चेक कर सकते हैं, एक एक करके चेक करते हैं हम लोग। तो ये हमारा प्रैक्टिस है। इन्होंने बताया कि आप दोनों को अलग अलग लगा के दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो दोनों एक साथ लगाने से उनका कहना ये है कि हमने इंसुलेशन टेस्ट और अर्थ टेस्ट दोनों एक साथ कर लिए हमने। जैसे जो भी हमें केबल जब चेक करना पड़ती है तो उसके 3 तरह के टेस्ट करना पड़ते हैं हमको। सबसे पहला टेस्ट होता है कंटिन्यूटी टेस्ट। पहले हमें कंडक्टर, जब भी हमने जैसे कोई भी एक केबल खोली है, 12 केबल कोर की केबल खोली है, तो 12 कोर की केबल खोलने में सबसे पहले हम उसके 12 कंडक्टर पूरे आपस में कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि एक दो के साथ बज रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी बज रही कि नहीं उसकी। फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद हम करते हैं उसका इंसुलेशन टेस्ट, 1 और 2 को, फिर 3 और 4 को, या 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके सभी को आपस में इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। मेगर का एक जो ग्रीन वाली लीड है हम उसको कंडक्ट उसमें लगा देंगे,
एक कंडक्टर में, और दूसरे कंडक्टर को हम सब में टच करते चले जाएंगे। तो ऐसे करके हम चेक करते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा होता है अर्थ के साथ टेस्ट। तो ये वाला हम सीधा अर्थ में लगाए रहेंगे, हरा वाला, और लाल वाला लेके हम सारे कंडक्टरों का देख लेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अदर कंडक्टर्स, और कंटिन्यूटी टेस्ट, ऐसे करके तीनों टेस्ट हमारे हो सकते हैं इसमें एक ईएलडी से ही। हमें मेगर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ईएलडी है तो मेगर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें इसके तीन कुछ छोटे मोटे वो दिए गए हैं, ये पढ़ सकते हैं। बस बार ईएलडी ऑन मीटर शोइंग एक्चुअल रीडिंग फॉल्ट एंड नॉर्मल एलईडी ऑफ। जबकि उसमें अगर एलईडी ऑफ है तो इसका मतलब हो सकता है कि द स्विच ऑन द रियर टर्मिनल स्ट्रिप इज इन ऑफ पोजीशन। जो एक स्विच दिखाया था पीछे तरफ को, एक स्विच दिखाया हुआ था हमने भी, छोटा सा स्टील का स्विच लगा हुआ है, ये लगा है, ये स्विच ऑफ पोजीशन में हो सकता है। तो तब बता रहा है कि उस समय हमारा क्या होगा, बस बार एलईडी ऑन होगा एंड मीटर शोइंग एक्चुअल रीडिंग फॉल्ट, और मीटर मीटर फॉल्ट बता रहा होगा, और नॉर्मल एलईडी ऑफ होगी, उसकी नॉर्मल एलईडी नहीं जल रही है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एलईडी और शोइंग एक्चुअल रीडिंग फॉल्ट, ये देखिए ये इधर पे दोनों दोनों एलईडी दिखा दे रहे हैं। ये वाली ऑफ हो गई है, ये फॉल्ट है, बस बार प्रेजेंट नहीं है। उस कंडीशन में हमको ये चीज चेक करना है कि पीछे से हमारा स्विच उसका हो सकता है ऑफ हो गया हो या वायर टूट गया है। इसमें सिर्फ स्विच ऑफ का दिखा रहा है, जबकि हम बोल रहे हैं कि उसका वायर भी टूट सकता है। फॉल्ट एंड नॉर्मल बोथ एलईडी ऑन, फॉल्ट और नॉर्मल दोनों एलईडी इसमें अगर जल रही हैं तो इसका मतलब चैनल फॉल्टी हो गया है। और मीटर शोइंग अबव 10 मेगा ओम फॉल्ट लाइट एंड बजर ऑन ईएलडी नॉट बीइंग रीसेट। तो इसका मतलब ये होता है कि E1 और E2 आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड और हाई रेजिस्टेंस बिटवीन देम। जो एक यहाँ पर तो E1 E2 कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई एक E1 या E2 में से कोई भी एक निकल गया है। मीटर 10 मेगा ओम बता रहा है, फॉल्ट लाइट एंड जो बजर इसका बज रहा है, ईएलडी नॉट बीइंग रीसेट, ये ईएलडी रीसेट नहीं हो रही, उस कंडीशन में ये वाला बन सकता है। तो ये ईएलडी के बारे में था। इसमें कुछ और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन अरेंजमेंट इन इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन। हमारा लाइटिंग और सर्ज प्रोटेक्शन अरेंजमेंट हमको लगाना क्यों पड़ा, जब हमने इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट लगाए, आईपीएस लगाया, हमारे पास में बहुत सारी बड़ी महंगी महंगी रिले लगाई हैं, महंगे महंगे ईआई लगाए, इक्विपमेंट लगाए हैं। तो हमें इन सब से, जो बाहर से जो लाइटनिंग हो रही है उन सब से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि लाइटनिंग से हमारे इन सिस्टमों पर या इसके बाद वाले सिस्टमों पर असर ना पड़े। तो इसके लिए हमने पावर सप्लाई सिस्टम में एसपीडी लगाई हुई है, और एसपीडी पावर सप्लाई सिस्टम में ही लगाई है। इसमें कोई वो है क्या कि एक पावर सप्लाई सिस्टम में सर्ज प्रोटेक्शन जो है कहाँ से आता है, ऐसा अंदाज कुछ बनता है? सबसे ज्यादा सर्ज प्रोटेक्शन सर्ज कहाँ से आता है? सर्ज सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? सर्ज आता है 230 वोल्ट सप्लाई से सबसे ज्यादा।
हमारे यहाँ पे, या जो भी हमारे एक्सटर्नल सर्किट है, उन एक्सटर्नल सर्किट में, और उसमें भी हमारा जैसे 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई गई है बाहर, हम पीछे तरफ से चलते हैं, 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई अगर बाहर गई है और वो सप्लाई का कहीं एक कंडक्टर हमारा अर्थ फॉल्ट है, इसलिए दोनों ये जुड़े हुए हैं आपस में, ईएलडी और एसपीडी दोनों ये सब्जेक्ट जुड़े भी है लगभग, कि हमारा अगर अर्थ फॉल्ट अगर बाहर है और जहां पे हमारा अर्थ फॉल्ट है, जहां लीकेज आ रहा है हल्का सा, उस जगह पे कहीं पे लाइटनिंग हुई, मान लो कहीं ओएचई पे लाइटनिंग होते होके और रेल के थ्रू वो रिटर्न जा रही थी, उसी समय हमारा वहीं पे उससे 5 मीटर 10 मीटर दूरी पे हमारी केबल निकल रही है, केबल हमारी अर्थ के साथ में उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम है, कहीं पे उसमें एक कच लग गया है, गड़बड़ हो गया है, केबल में कहीं मार लग गई है, तो वो केबल वहां पर उस अर्थ में से जो ट्रांजिएंट जा रहे हैं उस समय वहां से निकल रहे हैं जो ट्रांजिएंट, उसको अच्छा कंडक्टर मिल गया उधर पे, एक कॉपर कंडक्टर मिल गया, तो वो मिट्टी के थ्रू न जाके फिर पहले कॉपर कंडक्टर पकड़ेगा, तो कॉपर कंडक्टर पकड़ते हुए जैसे टीपीआर है, मान लो टीपीआर आ रहा है हमारे रेल रूम में आ रहा है टीपीआर, तो वो अर्थ सप्लाई जो ट्रांजिएंट सर्ज के जो ट्रांजिएंट आ रहे हैं वो हमारे केबल कंडक्टर में एंटर हो जाते हैं और सीधे ट्रैक रिले पे या चार्जर पे, टीपीआर रिले पे, मतलब जो सप्लाई है वाट एवर इट में भी, जो भी सप्लाई हो सकती है, जो सप्लाई उस समय अर्थ फॉल्ट में हमारे में लीकेज बता रही है, उस सप्लाई की तरफ को वहां पे अर्थ ढूंढने के लिए वो ट्रांजिएंट चले जाएंगे कि हमें अर्थ कहाँ मिलेगा, फिर उसको जहां बेटर अर्थ मिलेगा वहां पर वो हमारे इक्विपमेंट को नुकसान करते हुए वहां पे चले जाएंगे। तो हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि हमको चाहिए क्यों है, सर्ज प्रोटेक्शन जो एसपीडी जो चाहिए है वो हमें चाहिए क्यों है, हमको ये इसके पहले 3 का वो होना चाहिए, रैपिड ऑपरेशन होना चाहिए उसका। एसपीडी जो लगाए हैं वो इसके लिए लगाए जाते हैं हर जगह पे कि हमारे जो भी इक्विपमेंट में ट्रांजिएंट आ रहे हैं तो उसके पहले उसको ट्रांजिएंट को अर्थ कर दे, उसको हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस बोल रहे हैं यहाँ पर। तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कैन प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम द पोटेंशियली destructive effect of high voltage transient. The surge protection device have following features. तो इसमें 3 फीचर लिखे हुए हैं उसके, रैपिड ऑपरेशन, एक्यूरेट वोल्टेज कंट्रोल और ऑटोमेटिक रीसेटिंग वंस द ओवर वोल्टेज हैज चीज्ड। तो उसके बाद अब ये जब कोई हाई वोल्टेज आता है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाए, उस समय हमारा ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए वो बंद हो और उसके बाद ऑटोमेटिक फिर से रिस्टोर हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमारा सर्किट को बंद करके रखे। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एसपीडी। तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस शुड आइडियली ऑपरेट इंस्टेंटली टू डाइवर्ट ए सर्ज करंट टू ग्राउंड, जो हम अभी बता रहे थे कि इसको तुरंत इंस्टेंटेनियसली इसको ग्राउंड में इसको देना है। इसको कैसे ग्राउंड में देगा, वो तुरंत देना है उसको। अगर वो मिली सेकंड भी रुक जाता है, कुछ मिली सेकंड भी रुक जाता है, उतने में हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, हमारे आईपीएस को, हमारे रिले को, हमारे ईआई को, या हमारे पास बहुत सारे भी सिस्टम लग गए हैं, एक्सेल काउंटर वगैरह बहुत सारे सिस्टम है, सभी लगभग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लग गए हैं, कहीं रीसेट बॉक्स है, बीपीएससी है, तो सब लगे हुए हैं। उनमें कहीं पे भी जाने से पहले उसको ग्राउंड कर दे। ग्राउंड कर दे तो कैसे करे, ग्राउंड विथ नो रेजिडुअल कॉमन मोड वोल्टेज प्रेजेंटेड एट द इक्विपमेंट टर्मिनल। वो उसके जो वोल्टेज इक्विपमेंट के हमारे टर्मिनल के वोल्टेज को बिना प्रभावित किए और उसको जो ट्रांजिएंट आ रहे हैं उनको ग्राउंड कर दे। वंस द सर्ज करंट इज सब्सिडाइड द एसपीडी शुड ऑटोमेटिकली रिस्टोर। उसको उसके बाद तुरंत रिस्टोर भी हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे इक्विपमेंट को अर्थ करना शुरू कर देगी, वो थोड़ी देर के लिए अर्थ फॉल्ट आएगा। अब वो कंटिन्यूस अर्थ फॉल्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए वो उसको रिस्टोर भी करे। तो रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन एंड रीसेट द स्टेट रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट सर्ज।
अब वो नेक्स्ट सर्ज को रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए उसको, क्योंकि सर्ज से हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि एक सर्ज आएगी आज, उसके बाद अब नहीं आएगी सर। जब पानी बरसता है बरसात में, खासतौर से जाने के मौसम में, अगस्त सितंबर में बहुत लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक लाइटनिंग हो गई उसके बाद बंद हो गया काम। लाइटनिंग होती रहती है कंटिन्यूस, फिर थोड़ी देर बाद होगी, तो हमारा फिर थोड़ी देर बाद सर्किट ब्रेक हो गया तो फिर क्या फायदा हुआ। हमारा सर्किट कंटिन्यूसली निर्बाध रूप से चलते रहे और उनमें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एसपीडी लगाई है। एसपीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बशर्ते कि प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर रेटिंग की वहां पे एसपीडी लगाई जाए। अब इसमें एसपीडी के टाइप बताए गए हैं, तो ये टाइप जरूर इसमें नोट कर लें कि एयर और कार्बन स्पार्क गैप टाइप की एसपीडी होती हैं। फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब टाइप की जीडीटी टाइप की होती हैं। फिर एक जीनर डायोड टाइप की होती है। जीनर डायोड मतलब डायोड का रिवर्स में करंट जो रहता है वो वाला जीनर डायोड के लिए। फिर एक होती है एमओबीज, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, और फिर होते हैं फ्यूजेज। फिर सबसे नीचे आते हैं सर्किट ब्रेकर। तो अब सर्किट ब्रेकर और फ्यूज को इन्होंने नीचे क्यों रखा है? हमने तो सबसे ऊपर लगाया, और इन्होंने सबसे नीचे रख दिया। उसमें एसपीडी के नाम में फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को भी दे रहे हैं। हम इसको काफी समय से यूज कर रहे थे। सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी हम काफी समय से यूज कर रहे थे, तो इन्होंने उसको सबसे नीचे दिया है। इनका जो देने का वो है ऑर्डर, अब उसको इन्होंने टेबल्स के थ्रू समझाया कि सबका अलग अलग तरीके से कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ जो जीडी टाइप का फ्यूज है, इसका रिस्पांस बहुत फास्ट है। अभी सिर्फ रिस्पांस के हिसाब से देखें तो जीडी फ्यूज टाइप का जो रहता है ना, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, उसका रिस्पांस बहुत फास्ट है। एयर गैप का भी फास्ट है। सर्ज रिले, एक रिले भी रहती है, रिले का थोड़ा सा स्लो हो जाता है मिली सेकंड में। कार्बन गैप और एयर गैप दोनों एक साथ दिए थे इन्होंने, तो एयर गैप और कार्बन गैप का फास्ट है। जीनर डायोड का भी वेरी फास्ट है। लेकिन सर्किट ब्रेकर और फ्यूज का जो है स्लो और वेरी स्लो है। अब एक मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर आए हुए हैं, ये लास्ट में आए अपने यहाँ। पहले हम लोग नहीं लगा रहे थे, पर जब ये एलईडी सिग्नल आए तो एलईडी सिग्नल के ही समय पे लगभग 2008-9 के आसपास ये मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर भी हमारे यहाँ रेलवे में यूज होने लगी, कि एमओबी उसके साथ में लगाने लगे थे करंट रेगुलेटर के बाहर। इसका भी वेरी फास्ट है और ये बहुत सबसे बढ़िया वर्किंग कर रहा है एमओबी जो ब्लू कलर का आपने देखा होगा, आईपीएस में भी अंदर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगे रहते हैं बस बार में, और सारी एलईडी पे तो लगभग लगे ही रहते हैं। सबने देखे होंगे ये एमओबी ब्लू कलर के। अभी इसका फोटो भी दिखाएंगे हम। अभी इनके लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी दिखाए हैं और एनर्जी हैंडलिंग कैपेसिटी भी दिखाई है। एनर्जी कितनी हाई कैपेसिटी के साथ जा सकते हैं, स्टेबिलिटी कितनी है। मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर जो है उसकी स्टेबिलिटी पुअर है, इसलिए उसको पीछे को रखा है। ये जो जीनर डायोड और जीडी टाइप के फ्यूज की स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन हमको सबसे पहले यूज करना है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि हमारा सर्किट अगर खराब हो गया या हमारा सिस्टम, कोई हमारे कार्ड खराब हो गए, तो हमारे फिर कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए हमको पहले सिस्टम के हिसाब से चलाना है। तो हम एयर गैप और कार्बन गैप वाले, जीनर डायोड वाले, इनको हम यूज कर रहे हैं। अभी आगे दिखाते हैं उसको। ये अब एसपीडी पैरामीटर दिखाए गए। इसमें एक नॉमिनल वोल्टेज होता है, मैक्स कंटिन्यूस वोल्टेज होता है, नॉमिनल लोड करंट है, नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है, मैक्स डिस्चार्ज करंट है, लाइटनिंग इम्पल्स करंट है, वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल है। ये सब टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। उस पर ये इनकी वैल्यू भी लिखी जाती है, ये यूएन, यूसी, आईएल वगैरह लिखे रहते हैं ये सब उस पर।
लिखे रहते हैं, और ये सब चीजें हम लोग टेस्ट कर भी नहीं सकते यहाँ पर। और अब ये देखिए एक प्रोटेक्शन आया है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन लेवल। तो हमने जब लेवल देख रहे हैं तो लेवल में सबसे पहला हमारा आता है क्लास ए प्रोटेक्शन। तो ये जरूर इसको ध्यान से देख लीजिए। क्लास ए प्रोटेक्शन हमारे यहाँ लगभग सारे स्टेशनों पे, सभी सभी स्टेशन बिल्डिंग पे हमारे डिवीजन में लगा हुआ है, और बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है। इसको हमने कैसे लगाया हुआ है और ये क्या करता है, ये इसमें देखो दिखाया गया है। दिस इज प्रोवाइडेड विद द एक्सटर्नल लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब आप समझ जाइए कि जो ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा है उससे ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर कोई एंटीना लगा हुआ है तो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर काम कर नहीं रहेगा। इसलिए अगर एंटीना लगा हुआ है तो हमें थोड़ा उसको और ऊपर करवाना चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर हमारे स्टेशनों पे जो लगे हुए हैं। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग कनेक्टेड थ्रू ए डाउन कंडक्टर टू ग्राउंड, दिस इज नॉन एज क्लास ए प्रोटेक्शन। ये इसको हमने क्लास ए प्रोटेक्शन, जब भी लाइटनिंग आती है तो ये इसको अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करके सीधे ग्राउंड कर देगी। हमारी बिल्डिंग में नुकसान नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। अभी लेकिन मतलब अब हम इसमें और डीप में जाएंगे तो अभी इससे दूसरी चीजें दिक्कत होने लगी हैं कि ये लाइटनिंग अगर कहीं बगल में गिरने वाली थी तो वो भी हमारे वहीं पे उसको अरेस्ट करके, चूंकि इसका नाम जैसा इसमें दिखाया जाता है ना लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। ये अरेस्टर मतलब उसको खींच रहा है लाइट को। जो जब दूर को ऊपर एंटीना रहेगा तो वो जहां जो कंडक्टिव सबसे ऊपर मिलेगा कंडक्टिव लाइट उस तरफ को आएगी, तो ये इधर खींच के जाता है। उस कंडीशन में अगर हमारा ये अर्थ अगर गलत गड़बड़ है तो हमारी बिल्डिंग को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है तो इसका पूरा नीचे तक अर्थ इंटैक्ट होना चाहिए और बहुत अच्छे से लगा होना चाहिए, नहीं तो ये लगा नहीं होना चाहिए। अगर लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ रहना चाहिए। अगर अर्थ का वायर कहीं टूट गया है, अर्थ यहाँ पर कहीं हिल रहा है, लगा नहीं है, कनेक्शन यहाँ पर लूज है, कहीं पे भी कोई समस्या है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज हो जाएगी इस पूरी बिल्डिंग के लिए। क्योंकि ये बिल्डिंग में इसको खींच तो लेगा, अर्थ को जो भी ऊपर से लाइटनिंग हो रही है उसको खींच लेगा, खींच के इसी बिल्डिंग के ऊपर पटक देगा पूरा, क्योंकि तुम्हारा अर्थ तो है ही नहीं अच्छे से। इसलिए इसमें हमें अर्थ पहले चेक करना पड़ता है, अर्थ प्रॉपर होना चाहिए। अब आते हैं पावर लाइन प्रोटेक्शन में, कि जो हमारे पास एसपीडी लगी हुई है ए क्लास की, बी एसपीडी, बी प्रोटेक्शन है इनके, बी प्रोटेक्शन बोलते हैं इनको। तो पावर लाइन प्रोटेक्शन एट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, तो इसमें क्लास बी और सी टाइप टू सर्ज प्रोटेक्शन इसमें होते हैं। क्लास स्टेज 3 प्रोटेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिग्नलिंग डाटा लाइन्स। क्लास बी एंड क्लास सी टाइप प्रोटेक्शन डिवाइस सेल प्रेफरेबली एज बी प्लगेबल टाइप टू फैसिलिटेट इजी रिप्लेसमेंट। ये ऐसे प्लग टाइप में रहती है, निकाल के उनको दोबारा दूसरी बदल दो, उस हिसाब से रहती है कि अगर कभी खराब हो जाती है। और जनरली इनको कभी भी अगर लाइटनिंग होती है तो हमारे स्टाफ को जरूर जाके एक बार एसपीडी जरूर चेक कर लेना चाहिए सभी, कि हमारी एसपीडी कोई चली तो नहीं गई है। अब ये जो एसपीडी है देखी होगी आप लोगों ने, ये जो फर्स्ट स्टेज की एसपीडी है हमने मेन डिस्ट्रीब्यूशन में लगाई हुई है पैनल में। इसको क्लास बी टाइप की बोलते हैं। अब क्लास बी टाइप की कैसे बोलते हैं इसकी वायरिंग दिखाते हैं आगे, अभी इसमें बनी नहीं है। ये इसमें ट्रेंड निकल रही है जरा, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है जो ये स्पार्क गैप टाइप की प्रिंसिपल पे काम करती है। अंदर इसमें सिर्फ छोटा सा एक स्पार्क गैप रहता है, और जैसे ही कभी लाइटनिंग होती है हाई करंट के लिए, मतलब जैसे बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो ये माइक्रो सेकंड के अंदर द हैंडल, ये लिखा ना द डिजाइन टू हैंडल
lightning current pulse of 10 by 350 माइक्रोसेकंड, ये इतने कम सेकंड में प्रतिक्रिया करेगी और तुरंत उसको मेक कर देगी और नीचे तरफ को जहां अर्थ लगा रहेगा। इसमें हमने जैसे ऊपर दे दिया फेज और न्यूट्रल और नीचे तरफ को एक फेज न्यूट्रल दिया और यहाँ पर एक अर्थ का नीचे कंडक्टर और लगा होगा। इसमें अभी पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही वो टच होगी तो ये तुरंत अर्थ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ को अर्थ हो जाएगा। अर्थ होने पे ये माइक्रोसेकंड का काम कर माइक्रोसेकंड में ये काम करेगा जब हमारे पास लाइटिंग आएगी। एक दूसरा स्टेट 2 पावर लाइन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लेवल क्लास सी प्रोटेक्शन, ये इसमें फिर दिखाया हुआ है। ये द डिवाइस इज सिंगल कॉम्पैक्ट बैरियर एमओबी टाइप की, ये एमओबी टाइप की एसपीडी है जो क्लास सी के लिए यूज करते हैं हम। तो इसमें एक जो रेड इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये डिवाइस फेल हो जाने के बाद रेड इंडिकेशन आ जाता है और जब डिवाइस ओके रहती है तो यहाँ पर रेड इंडिकेशन नहीं होता है, क्लियर इंडिकेशन होता है। तो एक्चुअल में ये थर्मल जो एमओबी रहता है ना, एमओबी एक उस पर काम करता है, क्या बोलते हैं इसको, थर्मल एक कॉन्टैक्ट होता है, थर्मल कॉन्टैक्ट यूज होता है। जैसे कि उसमें सप्लाई आई तो गर्म होगा और गर्म होकर तुरंत मेक होके आगे अर्थ कर देगा और थोड़ी देर बाद आप जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा वो वाला इसमें लिखा भी होगा कहीं थर्मल के लिए, थर्मल डिस्कनेक्शन। ये थर्मल डिस्कनेक्शन डिवाइस हैवी लीकेज करंट ड्यू टू एजिंग हैंडलिंग सर्वर सेवरल सर्जेस। तो ये जितनी बार भी थर्मल आएगा, मतलब जितनी बार भी गर्म होगा उतनी बार मेक होके और फिर ये डिस्चार्ज कर देगा उसको और फिर उसके बाद फिर से सर्किट में फिर से चालू रहेगा। और फिर उसके बाद एक स्टेज 3 ऑल एक्सटर्नल पावर सप्लाई पावर सिग्नलिंग डाटा लाइंस एसी डीसी शैल बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग प्रेफरेबली प्लगेबल स्टेज 3 सेल प्रोटेक्शन डिवाइस which consist of combination of बैरिस्टर सप्रेसर डायोड एंड जीडी ट्यूब। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अभी इसका दिखाते हैं, अभी नीचे दिया हुआ होगा। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पावर लाइन क्लास डी प्रोडक्शन भी इसमें दिखाया हुआ है। क्लास डी प्रोडक्शन में ये एमओबी और जीडी ट्यूब से ही जो लगा हुआ है ये इस प्रकार का दिखाया जा रहा है। इसमें मेन चीज दिखाते हैं अभी कुछ। ये एलपीडी बॉक्स है, एक एलपीडी बॉक्स में ये लगा हुआ है। इसमें इसका डायग्राम अलग से नहीं, हाँ ये डायग्राम इसका जो दिखाया है, ये इसमें देखिए क्लास बी है, ये वाला पूरा क्लास बी ऐसे दिखा रहा है। एक अर्थ के साथ में हमने ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी अर्थ के साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये फेज और न्यूट्रल के बीच में एक हमने लगाया हुआ है डिवाइस, एक न्यूट्रल और अर्थ के बीच में डिवाइस लगाया हुआ है और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में एक एमओबी लगाया है। इस प्रकार से उसमें 3 एसपीडी इसमें लगी हुई दिख रही होंगी। ऐसे तीन एसपीडी लगी रहती है, एक फेज न्यूट्रल के बीच में रहती है। ये इस प्रकार से वायरिंग रहती है उसकी, तीनों की अलग अलग वायरिंग रहती है, फेज न्यूट्रल और न्यूट्रल टू अर्थ, फेज टू अर्थ और फेज टू न्यूट्रल। फेज टू न्यूट्रल और फेज टू न्यूट्रल के बीच में 2 रहती हैं, क्लास बी और क्लास सी, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये इस प्रकार का डायग्राम रहेगा उसका। एक फ्यूज लगा रहेगा, ये क्लास बी है, एक क्लास बी ये लगी रहेगी और एक ये क्लास सी लगी रहेगी। ये क्लास बी और क्लास सी का यहाँ पर क्लास बी जो रहती है वो फेज और न्यूट्रल और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्लास बी लगती है और फेज और न्यूट्रल के बीच में एक जो लगाएंगे वो जो सी क्लास सी प्रोडक्शन है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगेगा। इस प्रकार का उसी की वायरिंग बार बार दिखा रहे हैं इसमें। अब उसके बाद हमको इसमें एसपीडी में ये हमने एसपीडी लगाई है, कहीं पे हमने इन्वर्टर के लिए पॉइंट ऑपरेशन के लिए एसपीडी लगाई, इन्वर्टर के आउटपुट में एसपीडी लगाई है,
रिले इंटरनल और एक्सटर्नल के आउटपुट में वहां से हमने एसपीडी लगाई है। तो ये जो एसपीडी लगाई है, ये यहाँ पर ये जो एसपीडी दिखाई है, ये देखिए, ये तो इसमें वो दिखाया है एसपीडी कौन सी डिफेक्टिव है। एक मिनट। ये जो हम स्टेज 3 एसपीडी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम यहाँ पर अपने सारे सर्किटों में। इस प्रकार से ये पीछे लगे रहते हैं, आईपीएस के पीछे लगे रहते हैं। हमने बीपीएससी के जैसे एसएसडीएसी जो लगाए हैं, उनके भी इक्विपमेंट के बाहर भी हमने वो इस प्रकार के एसपीडी लगाए हैं। 24 वोल्ट सप्लाई जहाँ उसको इन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने ये एसपीडी लगाए हैं। ये स्टेज 3 एसपीडी है। इनको हमने यहाँ पर इसको चेक करने का एक तरीका अभी हमने कुछ निकाला था, जो इसमें कभी दिया नहीं रहता है। एक्चुअल में हमने इसको 100 वोल्ट के मेगर से, दोनों इसके टर्मिनल हैं उनको हम दोनों को चेक कर लेते हैं, या 500 वोल्ट के मेगर से हम चेक करते हैं। तो दोनों अगर 500 वोल्ट के मेगर से अगर वो बताने लगते हैं कि गड़बड़ है, तो इसका मतलब वो एसपीडी यहाँ पर काम नहीं करेगी 110 वोल्ट में, एसी में, 230 वोल्ट में। और अगर 100 वोल्ट के मेगर से अगर चेक करने पे अगर दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ रेजिस्टेंस बताने लगता है, तो इसका मतलब वो 24 वोल्ट सप्लाई के लिए जो लगाई है उसमें काम नहीं करेगी। इनकी सबकी अलग अलग वैल्यू रहती है। ये वैल्यू सबके दिए हुए रहते हैं। 60 वोल्ट के लिए है, लाइन और न्यूट्रल के बीच में 60 वोल्ट से 110 वोल्ट एसी डीसी है। मोर देन, इसमें यूसी लिखा रहता है मोर देन 150 वोल्ट, और मोर देन 200 वोल्ट डीसी। यहाँ लेकिन 24 वोल्ट वाले में लिखा रहेगा मोर देन 75 का लगाना चाहिए, या मोर देन 100 वोल्ट डीसी का इसका लगाना चाहिए। ये हमको एक रेटिंग जरूर देख लेना चाहिए। यू और रेटिंग से भी, अगर नॉमिनल वोल्टेज जो है ना, यू और रेटिंग से हम अगर देख लें तो भी हमारा काम चल जाए। हमारा क्या है, आईपीएस वाले आते हैं यहाँ पर, कोई भी एसपीडी लगा के चले जाते हैं, फिर उससे हमारे अर्थ फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो हम उसमें चाहें तो हम ये जैसे टेबल बनी है ना, तो ये वाला उसमें अगर 60 वोल्ट से 110 वोल्ट एसी डीसी ये नहीं लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये जरूर लिखा रहता है, यूसी लिखा रहता है। फिर उसके बाद में ये आई मैक्स लिखा रहेगा, आई मैक्स के बाद में उसमें यूपी लिखा रहेगा। ऐसे जरूर कुछ ना कुछ ये लिखे होंगे, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि हमारा यूसी तो हमारा ये होना चाहिए भाई, हमें ये वाले यूसी का लगाना है, हमें ये वाले यूसी का लगाना है, इससे कम यूसी का नहीं लगाना है। अभी हमारे पास में जो एसपीडी बना रहे हैं वो अ, उनके नाम दिए हुए हैं फर्म के कुछ, जैसे यहाँ पर दिया है पेंटियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड फास्टनिंग सॉल्यूशन, इरिको। उसके बाद एक हमारा ओबी ओ बना रहा है, ओबीओ का आता है, बहुत सारा एसपीडी लगा है हमारे यहाँ। अभी जीएमबी का एसपीडी लग रहा है हमारे यहाँ, जीएमबी इसमें नहीं लिखा हुआ है, जीएमबी का भी एसपीडी बहुत लग रहा है इन्होंने। और एक और कंपनी है, उसका नाम इसमें नहीं दे रहे हैं, एक और कंपनी का रहता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी हमारे पास।
रखा था यही सामने। ये एसपीडी के बारे में हो गया। किसी को और कुछ अगर इसके बारे में और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।